हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग कैश मार्केट्स और फॉरवर्ड के बीच में डिफरेंस जानेंगे। कैश मार्केट्स और फॉरवर्ड के बीच में डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, बल्कि टाइम के साथ साथ जो चीज़ें इवॉल्व होती है उसके साथ होता है। बेसिकली क्या होता है कि दोनों को समझते हैं पहले, उसके बाद डिफरेंस को जानते हैं। कैश मार्केट्स जो होती है, एक एग्जांपल के तौर पर अगर दिया जाए तो आप इजी तरीके से जान सकेंगे। मान लेते कि कोई एसेट आपने बाय किया और उसका प्राइस अभी 10 रुपीज़ है, तो ऑब्वियस है कि जो 10 रुपीज़ का प्राइस है, अगर आप वो प्राइस चुकाते हैं तो आप उसे वो बाई कर लेते हैं। एंड जब आप बाई करते हैं और वो एसेट घर में ला देते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपने सेम टाइम पे प्राइस पे किया एंड सेम टाइम पे जो भी एसेट आपने लिया था वो डिलीवर हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन के केस में हम लोग इसको कैश मार्केट बोलेंगे, यानी कि स्पॉट प्राइस पे आपने सब कुछ किया हुआ है। लेकिन अगर वही फॉरवर्ड्स की बात की जाए तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि जो एसेट है आप 6 महीने बाद ख़रीदने चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके पास उतने पैसे नहीं। तब आप क्या कर सकते हैं कि जो भी बेचने वाला है उसके साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हैं कि मुझे 6 महीने बाद इस चीज़ को ख़रीदना है, तो मेरा जो प्राइस लेवल रहेगा वो आज के ही लेवल पे रहेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि अगर 10 रुपया का प्राइस लेवल है आज के लेवल पे, तो 6 महीने बाद भी आप आज के ही लेवल पे उस प्राइस चुकाएंगे, यानी कि 10 रुपीज़ का। लेकिन सेलर का यहाँ पे क्या मोटिवेशन आ सकता है कि मान लेते हैं कि 6 महीने बाद अगर उसका प्राइस कम हो जाता है, यानी कि 9 रुपये के रेट से अगर मिलने लगती है, तब सेलर को वहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप तो उसे 6 महीने बाद 10 रुपीज़ देने वाले हैं एग्रीमेंट के तौर पे। तो जब आप एग्रीमेंट के तौर पे उसे ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियस है कि वो एग्रीमेंट करना चाहेगा। लेकिन अगर प्राइस का वैल्यू बढ़ जाता है, अगर आपने उसको 10 रुपया देना चाह रहे हैं और वो प्राइस जो है वो 10 से 12 रुपया हो जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि आप 12 रुपये की चीज़ को ख़रीद ले रहे हैं 10 रुपये में ही, तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट भी हो पा रहा है। तो इस तरीके के चीज़ों से अगर आप अभी के टाइम पे अभी के रेट को अगर फ्यूचर में भी कर पा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देख सकते हैं। अगर डिफरेंस देखा जाए कैश मार्केट्स में एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो कैश मार्केट में क्या होती है कि जैसे ही आपने बाय किया वैसे ही आपने उसको रिसीव कर लिया उस एसेट को। एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में आप क्या देख सकते हैं कि आपने जो फ्यूचर में चीज़ें हैं जो रेट पे जानी चाहिए, वो आज के रेट पे ही आपको वो चीज़ों को मिल जा रहा है, तो आपको उससे प्रॉफिट मिल सकता है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। अभी बात कर लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिमिटेशंस के बारे में। जितनी भी चीज़ें हैं उनका कहीं ना कहीं एडवांटेजेस होता है और कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होते हैं। अगर इसकी लिमिटेशंस की बात की जाए तो 2 चीज़ें इसमें प्रमुख होती है। तो फर्स्ट जो है लिक्विडिटी रिस्क होती है एंड सेकेंड काउंटर पार्टी रिस्क होती है। लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो बात करते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी जब भी मार्केट में बाय या सेल होते हैं और एग्जैक्ट पोजीशंस ईजिली तरीके से लिए जा सकते हैं, तब लिक्विडिटी बढ़ती है। यानी कि मार्केट में बाय और सेल एवरी प्राइस पे होती है और लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, लिक्विडेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो वहाँ पे आप एक क्लिक पे बाई कर सकते हैं और एक क्लिक पे सेल कर सकते हैं ईजिली तरीके से। लेकिन अगर फॉरवर्ड्स की बात की जाए तो फॉरवर्ड्स जो है वो एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होती, और एक्सचेंज में ट्रेड ना होने के कारण उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि आप एक क्लिक पे बाई और सेल नहीं कर सकते, और क्या हो सकता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं आ सकते। सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है कि ये जो है टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, यानी कि अगर 2 पार्टीज़ हैं तो वो 2 पार्टीज़ अपने हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाती है। तो दूसरे अगर पार्टीज़ हैं
तो वो दूसरे पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहेंगे, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे लिक्विडेशन की कमी हो जाती है। अब एक्सचेंज में क्या हो सकता है कि एक्सचेंज में बहुत रूल जो है वो कॉम्पैक्ट रूल होते हैं, और जब कॉम्पैक्ट रूल होती है तो सबको उसी रूल से चलना होता है, और तो तब क्या होती है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को अगर वो रूल अच्छा लगती है तो सभी लोग आके वहाँ पे पार्टिसिपेंट करते हैं, और जब पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके बाय और सेल ऑर्डर ईजिली ट्रिगर हो जाते हैं। तो दो चीज़ें हो सकती है कि टेलर मेड होने के कारण एंड एक्सचेंजेस में ना होने के कारण लिक्विडेशन काफ़ी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। तो फर्स्ट चीज़ तो वही है कि लोग इसी चीज़ के कारण फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से एग्ज़िट हो जाते हैं। तो आ जाते हैं हमारे सेकेंड टाइप के रिस्क के बारे में बात करने के लिए। सो काउंटर पार्टी रिस्क। सो काउंटर पार्टी रिस्क में क्या होता है कि अगर दो पार्टीज़ के बीच में अगर एक पार्टी का कोई इकोनॉमिकल लॉस दिखाई दे रहा है तब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को सीधे सीधे मना कर देते हैं। सो अगर एक ट्रेडर जो है वो 100 kg राइस को 40 रुपये पर kg के हिसाब से ख़रीदना चाहेगा 6 महीने के बाद, तब क्या हो रहा है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को डील करेंगे कि मुझे 40 रुपीज़ करके चाहिए। मान लेते कि 6 महीने के बाद वो 40 रुपीज़ का जो प्राइस था वो बढ़ के 50 रुपये के प्राइस पे चला गया, तो अब वो जो राइस है वो 50 रुपये में उसको वो नहीं ख़रीदना चाहेगा या नहीं बेचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जो बेचने वाले हैं वो 40 रुपये में उसको क्यों बेचेंगे अगर प्राइस जो मार्केट का जो प्राइस है वो 50 रुपया चला गया था। तो इसीलिए वो सीधे सीधे वो कॉन्ट्रैक्ट को हटा देते हैं वहाँ पे, एंड जो बेचने वाले होते हैं वो मार्केट में वहाँ पे बेच देते हैं। अगर उसका वाइस वर्सा अगर कुछ हुआ, मान लेते हैं कि 40 रुपया पर kg का जो रेशियो था वो अगर वो 35 रुपया पर kg के रेशियो पर चलाया, तो जो ख़रीदने वाले होंगे वो क्या करेंगे कि 40 रुपये का जो पर kg का है तो वो क्यों उसको उससे ख़रीदेंगे, वो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट को हटाते हैं एंड देन मार्केट से 35 रुपये में ख़रीद लेते हैं, जिससे कि उसका 5 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे दिखाई दे देता है। तो यही चीज़ है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को हटा भी सकते हैं, और ये चीज़ें बहुत सारी मुसीबतें देती हैं। तो इन सभी के रिस्क को काउंटर पार्टी रिस्क बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी का रिस्क हो गया, सेटलमेंट कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क हो गया, और ये सभी चीज़ें अगर आप एक्सचेंज में आते हैं तो इन सभी चीज़ों के रिस्क के बारे में आपको नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज एक काफ़ी सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होती है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अभी के टाइम पे ये चीज़ें जो राइस वाली जो चीज़ें हैं या ये सब चीज़ें वो डायरेक्ट फिज़िकली नहीं होती, बल्कि शेयर्स के हिसाब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अब शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सभी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सभी चीज़ें आप काफ़ी अच्छे तरीके से बाई या सेल कर सकते हैं। सो अभी मैंने कैश मार्केट्स के और फॉरवर्ड्स के बारे में डिफरेंस बताया, और फॉरवर्ड्स के कुछ मेजर लिमिटेशंस के बारे में बताया। सो अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी क्वेरीज होती है, क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उनके हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो कीप इन्वेस्टिंग।